रामचरितमानस विवाद से क्या पिछड़ों और दलितों की सियासत को साधने की कोशिश हो रही है? रामचरितमानस पर बिहार से शुरू हुआ विवाद उत्तर प्रदेश में भी एंट्री कर चुका है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाते हुए विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति और रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इसके बाद से रामचरितमानस को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा में थे। रामचरितमानस के दोहे और चौपाई पर नाराजगी जताते वो नजर आए। उन्होंने कहा कि इन दोहों में धर्म की आड़ में दलितों और पिछड़ी जाति की महिलाओं का अपमान किया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने रामचरितमानस के उत्तरकांड की जिन चौपाइयों का जिक्र करते हुए सैकड़ों छात्रों के सामने विवादित बयान दिया था, उसका जिक्र भी सियासी गलियारों में तेजी से होने लगा। इधर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में इन दिनों रामचरितमानस का मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है। यूपी में बीजेपी और सपा के मध्य चल रहे वार पलटवार के दौर के बीच मायावती की टिप्पणी ने भी सियासी पारा बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, रामचरितमानस पर उनकी विवादित टिप्पणी के बाद से बयानबाजी का दौर देखने मिल रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता को अब राष्ट्रीय महासचिव भी बना दिया गया है। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरीके का बयान दिया, उसके बावजूद भी उन्हें महासचिव के बनाते हुए आजम और शिवपाल के कद में ले आके बैठा दिया गया, जिसके बाद बीजेपी समेत कई विरोधी दल सपा के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अब विवाद बढ़ने के बाद थोड़े नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि अखिलेश ने दरअसल कहा क्या। अखिलेश ने सोमवार को मैनपुरी में अपने ताजा बयान में कहा कि भगवान राम और रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। मैं मंदिर गया तो आरएसएस और बीजेपी के गुंडे आ गए। हमें पता होता कि बीजेपी गुंडे भेजने वाली है तो हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ आते। काला झंडा जब समाजवादी दिखाते हैं तो उन्हें 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी हार रही है, इस बार यूपी में क्लीन स्वीप होती दिखाई पड़ रही है। बीजेपी वाले बताएं कि उन्होंने काम क्या किया है। एक सांड तक तो हटा नहीं पाए, आज भी लोग मर रहे हैं। बीजेपी वालों ने लखनऊ में तालाबों की जमीन पर कब्जे किए। अखिलेश का यह बयान सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला था और जब वो मंदिर गए थे उसका संदर्भ लेते हुए उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। मायावती ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। आपको बताते हैं कि रामचरितमानस विवाद पर मायावती ने क्या कुछ कहा। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि संकीर्ण राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ के लिए नए नए विवाद खड़ा करके जाति और धर्म द्वेष, उन्माद, उत्तेजना व नफरत फैलाना, बायकॉट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर उग्रता आदि भाजपा की राजनीतिक पहचान सर्वविदित है। किंतु रामचरितमानस की आड़ में समाजवादी पार्टी का वही राजनीतिक रंगरूप दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बीएसपी का यह ट्वीट समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों पर हमलावर था। बीएसपी प्रमुख ने आगे लिखा कि रामचरितमानस के विरुद्ध सपा नेता की टिप्पणी पर उठे विवाद फिर से लेकर भाजपा की प्रतिक्रियाओं के बावजूद सपा नेतृत्व की चुप्पी से यह स्पष्ट है कि इसमें दोनों पार्टियों की मिलीभगत है, ताकि आगामी चुनावों को जनता के ज्वलंत मुद्दों के बजाय हिंदू मुस्लिम उन्माद पर पोलराइज किया जा सके। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए पिछले आम चुनाव को भी सपा भाजपा ने षड्यंत्र के तहत मिलीभगत करके धार्मिक उन्माद के जरिए घोर सांप्रदायिक बनाकर एक दूसरे के पूरक के रूप में काम किया, जिससे ही भाजपा दोबारा से सत्ता में आ गई। ऐसी घृणित राजनीति के शिकार होने से बचना जरूरी है। मायावती का यह हमला था भाजपा के लिए और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को उन्होंने भाजपा की मिलीभगत के साथ काम करने वाली पार्टी बता दिया। इधर रामचरितमानस विवाद के बीच अखिलेश यादव ने 2024 के लिए बड़ा प्लान भी बनाया है, इसलिए भी शायद वो इतने दिनों से चुप थे। अखिलेश यादव पिछड़ों, मुस्लिमों और दलितों के भरोसे अब भाजपा को आम चुनाव में रोकने की तैयारी में। स्वामी प्रसाद मौर्य, बसपा, कांग्रेस से आए कई नेताओं को उन्होंने खासा अहमियत दी है। अखिलेश ने राष्ट्रीय संगठन के बड़े पद उन्हें दिए हैं। यानी अखिलेश का जो प्लान है वो कुछ और है। अखिलेश ने नई कार्यकारिणी के गठन से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाया कि वो धार्मिक मसले को तूल न देकर ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दों को आगे करें और इसके जरिए ओबीसी की गोलबंदी भी की जाए। राष्ट्रीय महासचिव बनाकर मौर्य को यह संदेश दे दिया गया। पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में
सवर्ण जातियों को प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम दिया है और इसमें क्षत्रिय से ज्यादा ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व मिला है। यानी अखिलेश का ये जो प्लान है, आप यूं समझिए कि जातियों को साधते हुए अखिलेश ने ये एक बड़ा प्लान बनाया है उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने खुद को खड़ा करने के लिए। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 14 महासचिव बनाए गए, जिसमें मोहम्मद आजम खान, शिवपाल यादव, रवि प्रकाश वर्मा, बलराम यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनके लिए कहा जा रहा था कि उन पर कार्रवाई होगी, विशंभर प्रसाद निषाद, अवधेश प्रसाद, इंद्रजीत सरोज, रामजीलाल सुमन, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, जो एंटनी, हरेंद्र मलिक, नीरज चौधरी, ये सब राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। और इसमें जो सबसे नाम था चौंकाने वाला, वो था स्वामी प्रसाद मौर्य का, क्योंकि लगातार सियासी गलियारों में ये बात चल रही थी कि अखिलेश यादव चुप हैं रामचरितमानस के विवाद के बाद, इसका मतलब कि कोई एक्शन स्वामी प्रसाद मौर्य पर होगा। पर एक्शन तो छोड़िए, स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 10 मुस्लिम और 11 यादव नामों को जगह दी गई है। सपा ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुस्लिम यादव यानी एमवाई समीकरण को संतुलित कर साधने की पूरी कोशिश की। एमवाई फैक्टर हमेशा से समाजवादी पार्टी का मजबूत फैक्टर रहा है। इसके साथ ही गैर यादव ओबीसी जातियों के नेताओं को भी खासा जगह यहां मिली है। 14 राष्ट्रीय महासचिवों में एक भी ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं है, ये बड़ी खबर है। इस बार कार्यकारिणी में 10 मुस्लिम, 11 यादव, 25 गैर यादव, ओबीसी को 10, गैर यादव ओबीसी जो है उन्हें 25 की संख्या है और 10 सवर्णों को जगह मिली है। इसके अलावा 6 दलित और 1 अनुसूचित जनजाति के हैं और 1 ईसाई। यानी कि अगर देखिए तो अखिलेश का प्लान, जिन्होंने सभी को साधते हुए राष्ट्रीय महासचिव या जो अपनी कार्यकारिणी बनाई है, उसमें इन सब लोगों को जगह दी है। ब्राह्मण नेताओं में अभिषेक मिश्रा हैं, तारकेश्वर मिश्रा हैं, राजकुमार मिश्रा हैं, पवन पांडे हैं, ये सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। और 2 ठाकुर, गैर यादव में 3 कुर्मी और 5 जाटों को अखिलेश यादव ने कार्यकारिणी में जगह दी है। और मजबूत तरीके से भाजपा के सामने किस तरीके से खड़े होना है, मजबूती से खड़े होना है, इसका प्लान इसी कार्यकारिणी की जो बनावट है उससे पता चलता है। साल 2017 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 90% चेहरों को दोबारा मौका मिला है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपनी कार्यकारिणी को विस्तार दिया, इतना जरूर है कि पिछली बार 55 सदस्यीय कार्यकारिणी थी, जिसे इस बार 62 कर दिया गया। जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे, उनके स्थान पर बसपा से आने वाले लोगों को समायोजित किया गया है। कुछ को प्रोग्रेस की गई है, कुछ को प्रोन्नति दी गई है, कुछ का प्रमोशन हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पूरी कार्यकारिणी को साधने का प्रयास किया है, निश्चित तौर पर बीजेपी के खिलाफ अखिलेश का प्लान बहुत जबरदस्त तरीके से बन रहा है। दूसरे दलों के आए नेताओं को, जिस तरीके से हमने कहा कि बीएसपी से जो लोग आए थे, उनको बहुत ज्यादा तरजीह दी गई है। समाजवादी पार्टी में 2022 के चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी छोड़कर सपा में शामिल होने वाले लालजी वर्मा, रामअचल राजभर को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। यानी जो जिज्ञासाएं थी, जो सबकी जानने की कि किसे क्या जगह दी जाएगी, अखिलेश यादव ने लगभग सभी को साध लिया है। इंद्रजीत सरोज को भी यही पद मिला है। पाला बदल कर आए त्रिभुवन दत्त, हरेंद्र मलिक को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यह स्ट्रैटेजी बनाई है, ऐसा लगता है कि भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में उनका प्लान वाकई में मजबूती के साथ इफेक्टिव तरीके से वो लागू कराना चाहते हैं। लेकिन इस बीच रामचरितमानस का जो विवाद है, उसने जिस तरीके से बिहार से निकलता हुआ उत्तर प्रदेश में तूल पकड़ता दिख रहा है, ऐसा लगता है कि इस बार चुनावी मौसम में ये मुद्दा बहुत गरमाएगा और लगभग सभी दलों इसको भुनाने की कोशिश करेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।